गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी एक्सरसाइज 8.1 के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करेंगे। 5 क्वेश्चंस हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। दो एक्यूट एंगल हैं, एंगल ए और बी, किस तरीके से है कि cos ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू cos ऑफ एंगल बी है हमारे पास। हमें शो करना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन के दो तरीके बन सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा बोला हुआ है कि ए और बी दो एंगल हैं, ऐसा नहीं बोला हुआ है कि ए और बी से एक ही ट्रायंगल के दोनों एंगल हैं या ए और बी अलग अलग ट्रायंगल के दो एंगल हैं। ठीक है, तो अगर ए और बी दोनों जो एंगल्स हैं वो एक ही ट्रायंगल के अंदर आ रहे हैं तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कैसे है, अगर इफ A and B lies in same triangle, तो क्या होगा। सपोज कर लेते हैं कि एक ABC एक ट्रायंगल है, ये एंगल 90 का हो गया। देखो, जब भी हम इनकी बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की, तो पहले बताया था कि हम मोस्टली राइट ट्रायंगल्स में क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और दोनों को एक्यूट एंगल मानना तो ये तभी पॉसिबल है कि एक एंगल 90 या 90 से ज्यादा होगा, तभी दोनों एक्यूट हो सकते हैं। तो इसको मैंने ए बोल दिया, इसको बी, बिकॉज ए और बी दोनों एक्यूट लेने थे हमें, ये सी हो गया। ठीक है, तो इन राइट ट्रायंगल ABC cos A की वैल्यू क्या होगी, हमने रूल पढ़ा था ना, PBP HHB साइन ये cos और ये tan। अब देखो A एंगल ऊपर वाला है तो साइन की वैल्यू यूज होगी। साइन की वैल्यू मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर का नाम है AC, हाइपोटेनियस का नाम है AB, यानी कि cos A की वैल्यू क्या होगी, AC अपॉन AB। ठीक है, अब cos B की वैल्यू देख लेते हैं एक बार क्या होगी। cos B एंगल कहाँ है, B 90 के सामने वाला है, तो यही रेशियो चल जाएगी B अपॉन H। तो cos B क्या हो जाएगा हमारा, B अपॉन H। B यानी कि बेस क्या है इसका, BC, और H है हाइपोटेनियस AB। ठीक है, तो cos B इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, BC अपॉन AB। अगर ये इक्वेशन फर्स्ट हो, ये 2 हो, इसने खुद बोला हुआ है, गिवन है क्या है, गिवन है कि cos A इज इक्वल्स टू cos B। cos A और cos B की वैल्यू इक्वल है, तो वैल्यू पुट करो। cos A की वैल्यू क्या है, AC अपॉन AB इज इक्वल टू cos B की वैल्यू BC अपॉन AB। तो AB से AB कैंसिल हो गया, यहां से क्या आया, AC इज इक्वल टू BC। AC ये वाली साइड इज इक्वल टू BC, इसके साइड के इक्वल होगी। अब ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो AC के अपोजिट एंगल कौन सा, एंगल B, और BC के अपोजिट एंगल A। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अगर दोनों जो एंगल हैं, एंगल A और एंगल B, वो सेम ट्रायंगल के अंदर लाइज कर रहे हैं, तो फिर बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे किया हमने, मान लिया कि ये एंगल A है, ये B है, तो राइट ट्रायंगल है, cos A की वैल्यू निकाल ली, जो कि हम लास्ट क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। एंगल A जो है वो ये ऊपर वाला है, तो cos में फिर साइन की वैल्यू चलेगी। ठीक है, साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो गया AC अपॉन AB, तो cos A की वैल्यू आ गई AC अपॉन AB। ठीक है, फिर एंगल B 90 के जस्ट सामने वाला है, तो cos B की वैल्यू cos वाली ही चलेगी, बिकॉज ये 90 के सामने वाला एंगल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो B अपॉन H क्या हो गया, cos B इक्वल टू BC अपॉन AB। दो ये क्वेश्चन में गिवन था कि cos A इज इक्वल टू cos B, ये तो गिवन है क्वेश्चन में। तो cos A इज इक्वल टू cos B है, तो यानी cos A की वैल्यू AC अपॉन AB, cos B की वैल्यू BC अपॉन AB, AC अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन AB। ये AB से AB कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा क्या, AC इज इक्वल टू BC, यानी ये साइड इसके इक्वल, ये दोनों साइड इक्वल है, तो फिर इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो 6th क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है, इनके अपोजिट क्या है, एंगल A और एंगल B, तो दैट मीन्स एंगल A और एंगल B दोनों क्या हो गए, इक्वल। ठीक है, ये तरीका जब है कि जब ये दोनों ट्रायंगल जो है
एक ही एंगल, मतलब दोनों एंगल्स जो हैं एक ही ट्राइंगल के अंदर लाई करते हैं। अब ये भी तो हो सकता है ना कि भाई एंगल ए किसी ट्राइंगल का हो और एंगल बी किसी ट्राइंगल का हो, तब कैसे प्रूव करेंगे? देखो तो एक बार इसको रफ कर लेते हैं फिर प्रूव करते हैं कैसे करेंगे। देखो कैसे यूज करेंगे। अब अभी जो प्रूव किया उसमें जो ए और बी दो एंगल्स हैं वो एक ही ट्राइंगल के अंदर लाई कर रहे हैं। अब कैसे प्रूव करते हैं कि ए एंगल जो है वो अलग ट्राइंगल का है और बी एंगल जो है वो अलग ट्राइंगल का है। देखो कैसे करते हैं। एक ट्राइंगल ये सपोज कर लिया मैंने, ये एंगल 90, थोड़े बड़े बना लेते हैं इनको। और एक ट्रायंगल मान लिया ये दूसरा, ये एंगल बी ए बोल दिया, ये एंगल बी बोल दिया, ठीक है। इनके कुछ भी नाम रख दो, ए बी सी डी, ये ई बोल दिया, ये एफ बोल दिया, ठीक है। ये दो ट्रायंगल हो गया हमारे पास, एक के अंदर एंगल ए लाई करता है, एक के अंदर एंगल बी लाई करता है। गिवन क्या है? cos A इज इक्वल टू cos B, ठीक है। अब मेरे को क्या दिखाना है कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल होंगे, ये शो करना है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, तो मैं यहाँ कंसेप्ट क्या यूज करने वाला हूँ? कंसेप्ट ये यूज करेंगे कि हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखा देंगे। सिमिलर ट्रायंगल का चैप्टर अभी नहीं कराया गया है। सिमिलर दिखाने के बाद जैसे कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होते हैं ना, कि दो ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंस दिखा दिए, उसके बाद उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही सिमिलरिटी कंडीशन होती है, अगर दो ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो गए तो उसके एंगल जो है आपस में सारे इक्वल हो जाते हैं। तो ऐसे ही एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा, सी और ई तो पहले इक्वल है और एफ और डी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों को सिमिलर दिखाने के लिए क्राइटेरिया होता है सिमिलरिटी का कि दो ट्रायंगल, देखो एक रूल थ्योरम होती है कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। ये मैंने आपको पहले भी कराया था, ठीक है। और इसका अपोजिट कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है तो दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। ये एक थ्योरम आएगी चैप्टर 6 में जब हम पढ़ेंगे। क्या है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, और अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल बोलने का क्या मतलब है कि परपेंडिकुलर के कॉरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर, यानी कि DC और इसका परपेंडिकुलर क्या है? FE इज इक्वल टू बेस CA इज इक्वल टू EB इज इक्वल टू इसका हाइपोटेन्यूस DA या ADA की बात है अपॉन इसका हाइपोटेन्यूस FB। अगर ये चीज हमने प्रूव कर दी ना तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो यहां से अगर ये प्रूव हो गया तो इसके बाद मैं बोल सकता हूं कि ट्रायंगल DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEB, ठीक है। ये दोनों सिमिलर हो गए तो फिर हम यहां से एंगल A इज इक्वल टू एंगल B बोल सकते हैं। ये अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके एंगल जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे, फिर हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है कि ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल दिखाना है। अगर ये रेशियो इक्वल आ गया तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, और दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो फिर वहां से क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स उनके इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो जो गिवन है वहां से स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है? गिवन है cos ऑफ A, एंगल A इज इक्वल टू cos ऑफ एंगल B। ये चीज गिवन है, ठीक है। तो वही रेशियो थी जो अपनी PBP वाली। तो cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, आपको पता ही होगा। तो एंगल तो सामने वाला है ना, तो cos की वैल्यू चलेगी, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसका बेस क्या है? AC, और उसका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्या है? AD, ठीक है। cos A क्या हो गया? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू cos B, ये भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, BE अपॉन इसका हाइपोटेन्यूस क्या है? FB, ठीक है। BE अपॉन FB। तो एक बार थोड़ा सा इसमें ना हम देखो, यहाँ एट लास्ट तो हमने यहाँ पहुंचना है, तो इसकी फॉर्म में लेके आते हैं, मतलब इसको मैं इधर ले आता हूँ, AD को ऊपर ले जाते हैं। थोड़ा सा देखो कुछ मिल जाएगा, मैं यहाँ से इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो क्या होगा? AC अपॉन BE इज इक्वल टू AD अपॉन FB। देखो AC अपॉन BE, ये रहा CA EB, एक ही बात है ना। तो AC अपॉन
BE या CA अपॉन EB बोलो, बात एक ही है, इज इक्वल टू AD अपॉन FB। ये दो चीज यहां से आ गई हमारे पास सिर्फ इस बात से कि cos A इज इक्वल टू cos B, ठीक है ना। तो ये दो रेशियो हमने इक्वल दिखा ली, सिर्फ DC और FB की बात रह गई अब हमारे पास। अगर ये भी इन्हीं के इक्वल आ जाए तो फिर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। बात आई समझ में? प्रूव करना था, ये 3 रेशियो इक्वल दिखानी थी सिर्फ इस बात से कि cos A इज इक्वल टू cos B, इससे ये 2 रेशियो हमारी इक्वल आ चुकी हैं। अब इस रेशियो की बात करते हैं, ठीक है। ये रेशियो इनके इक्वल कैसे आएगी? अच्छा, ये इसके इक्वल है तो सपोज कर लेते हैं किसी K के इक्वल हो गए ना, आपस में इक्वल है तो किसी न किसी के तो इक्वल होंगी। K के इक्वल मतलब कि AC अपॉन BE किसके इक्वल? K के इक्वल, है ना। और AD अपॉन FB ये भी किसके इक्वल? K के इक्वल। तो यहां से अगर मैं AC की वैल्यू निकालूं तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी? KBE, है ना। और AD की वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगी? K। ये बात समझ में आ गई आपकी, सिंपल है। तो K इंटू BE और ये K इंटू FB, ठीक है। अब रेशियो कौन सी बचती है? DC और FE। DC और FE को देखते हैं क्या। DC ये रहा, इन ट्रायंगल ADC, DC क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं यूज करूं तो DC को मैं ऐसे लिखता हूं कि AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट, लिख सकते हैं ना इसको ऐसे। अच्छा, और इन ट्रायंगल FEB, DC निकल गया, DC अपॉन क्या करना है मेरे को? FE। तो FE क्या होगा? FE ये रहा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है? BF या FB लिखा हुआ, तो FB लिखते चलते हैं। FB स्क्वायर माइनस बेस है इसका BE स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट, ठीक है। मेरे को इनकी रेशियो निकालनी है, यानी कि DC अपॉन FE करें तो क्या आएगा? DC की वैल्यू है अंडर रूट AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर और अपॉन FB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट, ठीक है। सिंपल सी बात करी, क्या करी है? जो सी रेशियो बच गई थी ना, उनमें DC और FE की वैल्यू निकाल ली यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, दोनों ट्रायंगल से अलग अलग से, ठीक है। और जब पाइथागोरस थ्योरम यूज अप्लाई करने के बाद हमने वैल्यूज निकाली है तो उनको एक बार रेशियो करके देख लिया क्या आता है। अब इसकी हेल्प लेते हैं। देखो, AD की जगह क्या लिख सकते हैं? KFB। यहां पे जो AD स्क्वायर है इसकी जगह लिख सकते हैं K स्क्वायर हो जाएगा ये, और FB स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज स्क्वायर है ना। AD की वैल्यू पुट होगी KFB और स्क्वायर हटेगा, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस AC है ऊपर, AC की जगह KBE लिख सकते हैं, माइनस K स्क्वायर BE स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट और अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ FB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर, ठीक है। तो देखो, यहां तो दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, ऊपर लिख देता हूं। ये K स्क्वायर कॉमन और स्क्वायर रूट से बाहर फिर K आ जाएगा। K स्क्वायर कॉमन है, हो जाएगा दोनों से, और जब रूट से बाहर निकालेंगे K स्क्वायर को तो बाहर आ जाएगा K। अंदर क्या बचेगा? FB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर और अपॉन अंडर रूट ऑफ FB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। ये सेम चीज होगी, ये कैंसिल होगी, यानी ये किसकी वैल्यू थी? DC अपॉन FE। क्या आ गया हमारे यहां से? DC अपॉन FE इज इक्वल टू आ गया K। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे ना, ओनली क्या बचेगा यहां से? K। तो ये DC अपॉन FE क्या आया है? K। और ये AC अपॉन BE और AD अपॉन FB ये भी क्या था? K। तो तीनों रेशियो यहां से क्या हो जाएंगी? इक्वल। तो यहां रफ करके लिख रहा हूं मैं, सो DC अपॉन FE इज इक्वल टू CA अपॉन EB इज इक्वल टू DA अपॉन FB, और ये सब किसके इक्वल है? किसी कांस्टेंट K के, कुछ भी हो सकता है। तो 100 ट्रायंगल थे जो हमारे, अब ट्रायंगल रफ कर दिए तो उनके नाम क्या थे? DCA होगा शायद, और ट्रायंगल
ए बी सी डी ई एफ बी होगा दूसरे का, ये दोनों सिमिलर हो गए तो इसका मतलब है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, तो देखो बुक में क्वेश्चन में तो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि ये जो एंगल्स ए और बी हैं ये किस ट्रायंगल के हैं, है ना, कि भाई ये एक ही ट्रायंगल के हैं या अलग अलग ट्रायंगल के। मैंने ये दोनों इसलिए लिखवा करवाए आपको कि हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन ये और उसमें ये लिखा हुआ आ जाए कि भाई जो ए और बी एंगल है ना वो अलग अलग ट्रायंगल्स में लाई कर रहे हैं। तो अगर अलग अलग ट्रायंगल्स में लाई करते हैं दोनों एंगल तो फिर इस तरीके से आपको प्रूव करना है। और अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि भाई कहाँ लाई करते हैं कहाँ नहीं लाई करते, जो मैंने फर्स्ट मेथड कराया था बिल्कुल 3 लाइन का था वो, फिर आप उस तरीके से कर सकते हो। या फिर कई बार यही क्वेश्चन ना 5 मार्क्स में आ जाए मान लो, तो 5 मार्क्स में आप वो उतना छोटा सा प्रूफ करोगे तो वो अलाउड नहीं होगा, आपको पूरे 5 मार्क्स उसके नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए सिचुएशन को देखते हुए दोनों प्रूफ में से आपको कोई एक करना है। 2 या 3 मार्क्स में आए तो वो पहले वाला कर सकते हैं आप, ठीक है, या 5 मार्क्स में आए तो सेकंड वाला। और अगर कंडीशन दे दी कि ए और बी अलग अलग ट्रायंगल्स के तो फिर तो हमें मजबूरी यही करना पड़ेगा, चाहे वो 2 मार्क्स में हो चाहे वो 5 मार्क्स में हो। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे क्वेश्चन कर चुके हम। क्या है कि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, cot थीटा गिवन है 7/8, इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू हम जब निकाल सकते जब हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पता हो, है ना। कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करके इसको फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो cot थीटा गिवन है, cot से 10 निकाल सकते हैं डायरेक्ट, और 10 से फिर हम ट्रायंगल बना सकते हैं, ट्रायंगल से फिर हम हाइपोटेन्यूज निकाल के साइन कॉस निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमने करे हैं ना पहले भी स्टार्टिंग में। तो ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। cot थीटा क्या गिवन है, गिवन है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, और इस cot का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा tan थीटा, और ये हो जाएगा 8/7। ठीक है, तो एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, और tan थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, PBP HHB। तो P अपॉन B होता है, तो P कितना हो गया इसका 8K और B कितना हो गया इसका 7K। ये हो गया ABC, और अगर AC निकाल लें तो AC क्या होगा 8K का स्क्वायर प्लस 7K का स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। पाइथागोरस थ्योरम होगी ना, हाइपोटेन्यूज क्या होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। तो 8K तो हो गया, ये तो हो गया 64K स्क्वायर, और ये हो गया 49K स्क्वायर, ये 7K स्क्वायर। तो 64 और 49 9 4 13, ये हो गया इतना, यानी कि 113 के ऊपर तो रूट रहेगा, स्क्वायर से बाहर आएगा तो ये K रह जाएगा, यानी हमारा हाइपोटेन्यूज क्या आ गया 113 इंटू K। ठीक है, अब साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा होता है हमारा, थीटा एंगल में इसको मान के चल रहा हूं ना, ठीक है, ऊपर वाला मानेंगे नहीं मानेंगे हम, क्योंकि ऊपर वाला मान लेंगे आंसर वही आना है, इजी जिससे रहता है वही करना है। तो सामने वाला होगा थीटा। ठीक है, थीटा साइन थीटा होता है P/H। P कितना है हमारा 8K, और H कितना है √113K, तो K से K कट गया। साइन थीटा कितना है हमारा 8/113 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब कॉस थीटा, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस है 7K और अपॉन √113K, K से फिर K कैंसिल हो गया, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 7/√113। अब जो फाइंड करना है वो निकाल लो, यानी वैल्यू फाइंड करनी है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एक एक करके वैल्यू पुट करो। 1 प्लस साइन थीटा है 8/√113 इंटू 1 माइनस 8/√113 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस 7/√113 माइनस कॉस थीटा करेंगे तो 1 माइनस 7/√113। कोई फॉर्मूला ध्यान आ रहा है यहाँ से, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये फॉर्मूला यूज होगा ना, a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वेयर माइनस 8/,
√113 स्क्वेयर और अपॉन 1 स्क्वेयर माइनस 7 अपॉन √113 स्क्वेयर। तो ये हो गया 1 माइनस 64 अपॉन 113, रूट कट जाएगा ना इसका, और 1 माइनस 49 अपॉन 113। तो ये हो गया, इधर 113 में से 64 माइनस करेंगे तो 49 अपॉन 113 बचेगा, और यहाँ 64 अपॉन 113 बचेगा। तो 113 से 113 कैंसिल, ये आ गया 49 अपॉन 64, 49 अपॉन 64 आ जाएगा ये इसको कैंसिल करने के बाद। ठीक है, तो 49 अपॉन 64 ये आंसर आ गया। और इसका सेकंड पार्ट जो है उसमें क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा कितना गिवन है, सेकंड पार्ट देखो यहाँ कर रहा हूँ, ये तो बिल्कुल सिंपल है। कॉट थीटा गिवन है 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा करेंगे जब तो उस साइड भी स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा 49 अपॉन 64। ठीक है, स्क्वायर कर दिया, तो ये तो दोनों चीजें सेम आ गई यहाँ से हमारे पास। सिंपल क्वेश्चन था ये, सिंपल था बिल्कुल, बात पुरानी थी सारी, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है, तो ये तो छोटी क्लास की कैलकुलेशन है, ये तो आपको आनी चाहिए ना, वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करा बस इसको। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं इसका नेक्स्ट, 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन, 8th भी वैसा ही है, गिवन है कि 3 cot A इज इक्वल टू 4, 3 cot A इज इक्वल टू 4 है, तो cot A क्या हो जाएगा 4/3, और cot का रेसिप्रोकल tan A क्या हो जाएगा 3/4। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन से हमने यहां तक पहुंच गए। अब क्या करना है कि चेक करो कि 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए इज और नॉट, कि ये चीज इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो इनकी वैल्यू निकाल के पुट करके देख लेते हैं इक्वल है या नहीं है। 10 की वैल्यू आई गई है तो ये वाली चीज तो निकल सकती है इधर से ही, और कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर की जब निकलेगी जब हम कॉस और साइन की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां से एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, वही अपना पुराना काम, एक ट्रायंगल फॉर्म किया, ए एंगल ये वाला लेंगे भाई, क्योंकि हर जगह एंगल ए है ना, ए तो ए 90 के सामने वाला ले लो। ठीक है, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। तो 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन पी बी पी एच एच बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3k बेस 4k। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 3k यानी कि 9k स्क्वेयर प्लस 4 4 जा 16k स्क्वेयर होल स्क्वेयर रूट 25k स्क्वेयर होल स्क्वेयर रूट, दैट मीन्स 5k। तो स्क्वेयर नहीं हो रही है, स्क्वेयर रूट हो जाएगा। ए बी कितना आ गया हमारा 5k। ठीक है, तो साइन ए क्या होगा, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 3k अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 3/5 हो जाएगा, ये k से k कैंसिल हो जाएगा ना। और कॉस ए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 4/5। ठीक है, अब वैल्यूज यहां पुट करो, 1 माइनस टेन स्क्वेयर है, 1 माइनस टेन स्क्वेयर, 10 कितना निकाला था 3/4, 3/4 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 प्लस 3/4 का स्क्वेयर इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर है, कॉस क्या है 4/5 और स्क्वेयर है तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वेयर माइनस साइन 3/5 का स्क्वेयर। देखते हैं सही वैल्यू आती है क्या, 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16 इज इक्वल टू 16/25 माइनस 9/25। 16 1 जा 16, 16 में से अगर हम 9 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, तो हो जाएगा 7/16। ठीक है, और 16 1 जा 16, 16 में ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25/16। इधर क्या होगा, 25 एलसीएम हो जाएगा, 16 माइनस 9 करेंगे तो 7 बचेगा, और ये 16 से 16 यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो कितना आया 7/25 इज इक्वल टू 7/25। तो यस दे आर इक्वल। ठीक है, काम पुराना ही है, इसने नई चीज लिख के दे दी तो क्या होगा, हम उस तरीके से सिंप्लीफाई कर देंगे उसको जिस तरीके से ये लिख के देगा। पहले ये क्या आता था कि सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फाइंड करो, या कि एक क्वेश्चन ऐसे आता कि 3 cot A इक्वल टू 4 है तो tan A और cos A निकाल लो। ठीक है, तो यहां तक का काम तो उसमें भी हुआ था, ये निकालने के बाद ये हल्की सी ने वैल्यू और पुट करवा के देख लिया, हमसे सिंप्लीफाई करवा के देख लिया। अगर आप प्लस माइनस तो हम कर ही सकते हैं ना इनको। ठीक है, 9th क्वेश्चन पे आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बच गया, 9 इसके बाद कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 इन ट्राइंगल इन राइट ट्राइंगल
पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, एक राइट ट्रायंगल है पी क्यू आर, राइट एंगल कहां पे है उसका, क्यू पे, ठीक है। देखो अब मेरे पास P और R की मर्जी है, मैं P यहां पे लिखूं या यहां पे लिखूं, या R यहां पे लिखूं या यहां पे लिखूं, लेकिन जो क्वेश्चन में फाइंड करना है ना उसके अकॉर्डिंग चल लेते हैं। क्या फाइंड करना है, साइन P, cos P, tan P। तो P 90 के सामने वाला ले लेते हैं हम, क्योंकि P फाइंड करना है ना सब में, तो P ले लेते हैं इसको, QP, ये फिर अपने आप क्या हो जाएगा R, ठीक है। PR प्लस PQ इज इक्वल टू 25, ये गिवन है कि PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 और PQ इज इक्वल टू 5, PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये PQ 5 सेंटीमीटर हो गया हमारा, ठीक है। और ये अभी तो इनका तो पता ही नहीं है, तो साइन P, cos P, tan P ये निकालने हैं। ये कब निकल सकते हैं, जब हमारे पास इस ट्रायंगल की सारी साइड्स की वैल्यू पता हो, ठीक है। तो सारी साइड्स की वैल्यू देखो कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम इसमें। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, है ना। और PR की वैल्यू क्या होगी, PR की वैल्यू मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि 25 माइनस QR, ठीक है, ये PR की वैल्यू होगी। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या होगा, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। एक बार वैल्यू पुट करते हैं, PR की वैल्यू क्या है, 25 माइनस QR स्क्वायर, PQ की वैल्यू तो गिवन थी 5 स्क्वायर, और ये प्लस क्या हो गया हमारा QR स्क्वायर, ठीक है। यहां तक आया क्वेश्चन समझ में कि PQ प्लस PR गिवन था हमें, और ये वैल्यूज हमने वहां पे रिप्लेस कर दी, ठीक है। अब ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर यानी कि 25 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 25 ये हो जाएगा 50 हो जाएगा, माइनस 50 QR इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और प्लस QR स्क्वायर। तो ये QR स्क्वायर से QR स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 होता है, माइनस 50 QR इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो 625 उधर जाके माइनस होकर 600 रह जाएगा, तो माइनस 50 QR इज इक्वल टू माइनस 600 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, QR इज इक्वल टू कितना आ गया 600 अपॉन 50, 0 से 0 कट गई, 12 5 से 60, तो QR कितना है हमारा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। QR 12 सेंटीमीटर है, तो QR की वैल्यू यहां रिप्लेस करेंगे, तो PR कितना हो जाएगा 25 माइनस 12, 25 माइनस QR, और QR कितना निकाला है 12, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो PR तो आ गया 13 सेंटीमीटर और ये आ गया 12 सेंटीमीटर, ये दो वैल्यूज होगी। अब जो फाइंड करना वो निकाल दो। क्या निकालना था, साइन P क्या होगा भाई, फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 12 अपॉन 13 cos P बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 5 अपॉन 13 और 10P परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 12 अपॉन 5, ठीक है। आई बात समझ में। तो साइन P आ गया 12 अपॉन 13, cos P आ गया 5 अपॉन 13 और 10P आ गया 12 अपॉन 13। सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा 9 छूट गया था, 9th कर लेते हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 जो छूट गया था अभी। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C, tan A इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 3, tan A इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A cos C प्लस cos A sin C। तो इसमें भी ट्रायंगल ही बनाएंगे, वैसे ही साइन A cos C की वैल्यू निकाल के यहाँ ये सारी वैल्यू निकाल के जस्ट यहाँ रिप्लेस करनी है, ठीक है। तो एक ट्रायंगल फॉर्म किया, राइट ट्रायंगल, राइट एंगल डेट कहाँ है B पे, ये A बोल दिया, ये C, ठीक है। गिवन है कि tan A इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3, तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया 1 इंटू K, ये तो K हो गया, और ये अंडर रूट 3K, ठीक है। तो K और अंडर रूट 3K। अब निकाल लो इसका हाइपोटेन्यूस, AC क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस रूट 3K
स्क्वेयर एंड होल स्क्वेयर रूट, ये हो गया के स्क्वेयर प्लस रूट 3 का तो कट जाएगा 3 प्लस 3 के स्क्वेयर, तो 3 और 1 क्या हो गया 4 के स्क्वेयर का रूट 4 का रूट 2 और इसका के, तो ए सी कितना आ गया हमारा 2k। ठीक है, ये तो पुराना काम है ना, तो पहले भी किया हमने। अब साइन ए निकाल लो, साइन ए रेशन के लिखे पी बी पी एच एच बी, साइन ए तो सामने वाला है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर कितना है इसमें के, हाइपोटेन्यूज कितना है 2 के से के कट गया, तो साइन ए क्या आ गया 1/2। ठीक है, साइन ए इज इक्वल टू हो गया 1/2। साइन सी और निकाल लो, क्योंकि साइन सी की भी जरूरत पड़ेगी ना वहां पे, तो साइन सी क्या होगा, अब सी ऊपर वाला है तो इसमें कॉस की वैल्यू चलेगी b अपॉन एच, बी है √3 और h 2, फिर √3/2 हो जाएगा, k से तो k कट ही जाएगा। अब कॉस ए सामने वाला कोई प्रॉब्लम नहीं, b अपॉन एच अभी जस्ट निकाल ले, √3/2 और कॉस सी हो जाएगा, फिर हमारा कॉस सी है तो ऊपर वाला, साइन की वैल्यू चलेगी p अपॉन एच आ जाएगा 1/2। ये काम आपने किया हुआ है ना पुराना, अब जस्ट यहाँ रिप्लेस करनी है। तो फर्स्ट में साइन ए कॉस सी, साइन ए क्या है 1/2, कॉस सी क्या है ये भी 1/2 है, माइनस कॉस ए साइन सी, कॉस ए क्या है √3/2 और साइन सी क्या है ये भी √3/2, तो ये आ गया मेरा 1/4 और माइनस √3 3 और /4, 4 एलसीएम हो जाएगा तो -2/4 यानी कि -1/2। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ गया हमारा -1/2। सॉरी ये तो प्लस करना था ना, फर्स्ट में तो प्लस है भैया, तो ये क्या हो जाएगा 3 और 1 4/4 यानी कि 4 से 4 कैंसिल हो गया 1। अब सेकंड में वैल्यूज आप खुद रिप्लेस कर लेना। ठीक है, सेकंड में रिप्लेस करने के बाद सेकंड का आंसर आ जाएगा आपका। अब इसका 11th क्वेश्चन बचता है। 11th क्वेश्चन में हमें जस्ट ट्रू फॉल्स बताने हैं, तो फटाफट एक बार उनको देख लेते हैं। 11th में ये वैल्यू आपको खुद निकालनी, निकाल के दे रखी है, बस जस्ट पुट करनी है। जो ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं एक बार। ट्रू फॉल्स वाले में से एक नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा भाई, ये नोट कर लेना ये बात आप। 100% एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ट्रू फॉल्स में से एक नंबर का। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। 10a की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होती है, ऐसा इसने पूछा है। ये ट्रू है या फॉल्स है। 10a क्या होता है हमारा कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर बेस छोटा है और परपेंडिकुलर बड़ा है तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी अपने आप ही। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, अगर परपेंडिकुलर बड़ा है बेस छोटा है, यानी कि परपेंडिकुलर मान लो 7 है बेस 3 है, तो ये वैल्यू अपने आप 2 पॉइंट समथिंग होगी। ठीक है, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये लेस देन 1 हो। और वैसे भी जब मैंने आपको टेबल बनवाई थी तो जो 10 की टेबल, 10 में क्या था कि 10 0 तो 0 होता है, और 10 30 पे जब हम गए थे तो 1/√3 और 10 60 √3, तो √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो ये भी 1 से बड़ी है, यहाँ ऐसे ही हम बोल सकते हैं। तो फर्स्ट वाला फॉल्स है, 10a जो है वो ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। ठीक है, सेकंड है सीकेंट a इज इक्वल टू 12/5। सीकेंट a इज इक्वल टू, सेकंड में इसने कहा है सीकेंट a इज इक्वल्स टू 12/5। सीकेंट किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो यहां से अगर कॉस a निकालें तो वो क्या होगा 5/12। कॉस a होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। हो सकता है ना कोई भी ट्रायंगल जिसका बेस 5 और हाइपोटेन्यूज 12 हो। हमें तो सिर्फ ये चेक करना था कि क्या भाई हाइपोटेन्यूज छोटा तो नहीं हो रहा बेस से। अगर हाइपोटेन्यूज छोटा जाता तो फिर वो तो पॉसिबल नहीं हो पाता ना। तो यस, दिस केस इज पॉसिबल, तो ये यस है, ये ट्रू बात है, ये हो सकता है ऐसा। ठीक है, थर्ड है cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A. cos A is used for cosecant. cos A ये किसके लिए यूज होता है, ये फर्स्ट लेक्चर में करा था, कोसाइन ऑफ एंगल A है ना। इसने कहा कि cosecant के लिए, cosecant के लिए cosec यूज होता है, cosec ऐसे लिखते हैं cosecant का। तो cos A कॉसिकेंट ए के लिए यूज होता है, ये फॉल्स है, क्योंकि कॉस ए किसके लिए यूज होता है, कोसाइन के लिए। ठीक है, ये फर्स्ट लेक्चर में करा दिया था। उसके बाद है फोर्थ, कॉट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। नहीं, प्रोडक्ट थोड़ी होता है ये कि कॉट का
और ए का प्रोडक्ट कर दिया तो हमने ये लिख दिया कॉट ए, नहीं, ये क्या होता है कॉट ऑफ एंगल ए। ये प्रोडक्ट और ऑफ में मत, इसमें यहाँ फर्क है, ठीक है, तो ये गलत है कि ये इनका प्रोडक्ट होता है, ये भी फॉल्स हो गया हमारा। और जो लास्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या कैसा हो सकता है कि किसी ट्राइंगल का परपेंडिकुलर तो 4 हो और हाइपोटेन्यूज 3 हो? नहीं हो सकता ना, क्योंकि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हुआ, तो ये केस पॉसिबल नहीं हो सकता, तो ये भी लास्ट वाला भी क्या है हमारा फॉल्स। ठीक है, 8.1 कंप्लीट हो चुकी है, 8.2 करेंगे। उससे पहले ना इसमें एक एग्जांपल है, तो जस्ट मैंने जो आज 6th क्वेश्चन कराया उसके जैसा एग्जांपल है, वो खुद देख लेना आप, क्योंकि सॉल्व वो बुक में है ही, अगर नहीं होता तो आप मेरे को बता देंगे, मैं उसको सॉल्व करा दूंगा। और एक एग्जांपल 5 है, वो इस क्वेश्चन की तरह है जो हमने अभी जस्ट क्वेश्चन 10 किया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर कर लेना आपको। उनका प्रूफ बुक में, इसलिए मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, अगर डाउट आती है तो फिर मैं उनको सॉल्व करा दूंगा आपको। ठीक है, तब तक के लिए कॉपी कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।